नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। इसमें हम केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है। 4 ऑप्शन हम इसमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है ईथर, बी ऑप्शन है एथेन, सी ऑप्शन है जल और डी ऑप्शन है एल्कोहल। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा जल वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल जो होता है H2O इसका सूत्र होता है और यही सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसका ही उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है और इसका सूत्र होता है HF। इसी को ही हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं और कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन के कितने परमाणु अन्य परमाणु से साझा करके दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनाते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन के 2 परमाणुओं के साथ, बी ऑप्शन है कार्बन के 3 परमाणु के साथ, सी ऑप्शन है कार्बन के 5 परमाणु के साथ और डी ऑप्शन है कार्बन के 4 परमाणु के साथ। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के 4 परमाणु के साथ चतुष्फलकीय रूप से इसमें वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन के 4 परमाणु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विसंयोजी तत्व है। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है सोडियम। तो अगर इसमें सोडियम की बात करें तो जो सोडियम होता है उस पर +1 आवेश होता है यानी कि ये एक संयोजी होता है। कार्बन जो है +4 से -4 तक दर्शाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो होता है इस पर +3 चार्ज होता है यानी कि आवेश जो इस पर +3 होता है तो त्रिसंयोजी है। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो द्विसंयोजी होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम जो है द्विसंयोजी तत्व है और कैल्शियम को सी ऐसे बताते हैं और इस पर +2 आवेश आता है। तो ये द्विसंयोजी तत्व कौन सा है ये प्रश्न के अंदर पूछा गया था। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में क्या हैं। ए ऑप्शन है स्थिति समावयवी, बी ऑप्शन है प्रकाशीय समावयवी और सी ऑप्शन है श्रृंखला समावयवी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें ब्यूट का मतलब 4 कार्बन से होता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन होता है। इसमें 4 कार्बन से एक सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं। और आइसोब्यूटेन में कोने में जो है इस तरीके से ये शाखा निकली हुई होती है। ये भी 4 कार्बन है लेकिन इसमें शाखा होती है। तो इनमें कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये दोनों आपस में श्रृंखला समावेवी होते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे श्रृंखला समावेवी यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों आपस में श्रृंखला समावेवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक योगात्मक अभिक्रिया देगा। एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया कौन सा यौगिक देगा। ए ऑप्शन है C3H8, बी ऑप्शन है C2H4, सी ऑप्शन है CH4 और डी ऑप्शन है C2H6। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा C2H4। इसका नाम एथीन होता है और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। अगर C2H4 को हम खोल के लिखें तो इस तरीके से हम C2H4 को ओपन करके लिख सकते हैं। एथीन इसका नाम होता है और इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड पे ही जो है योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसके अलावा बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं जैसे कि CH4 मेथेन, C2H6 एथेन और C3H8 प्रोपेन, ये एल्केन होते हैं। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है तो ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C2H4 ये योगात्मक अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खाना पकाने के तेल को
किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है उपचयन और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा हाइड्रोजनीकरण वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए जो प्रक्रम काम में लिया जाता है उसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें दे रखा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और इससे जो उत्पाद बन रहे हैं वो है ZnSO4 और कॉपर। तो इसके बारे में पूछा गया है कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया और डी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में एक बार ही विस्थापन हो रहा है। जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच रिएक्शन हो रही है और कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट आयन है वो जिंक के पास आकर विस्थापित हो गया है। ZnSO4 प्लस कॉपर हमें इसमें मिलता है। तो ये एक बार ही इसमें विस्थापन होने के कारण इसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन यानी H2 गैस, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा हाइड्रोजन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है वही पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर है? कौन से आवर्त में हाइड्रोजन आता है जिसका प्रतीक H होता है? ए ऑप्शन है तृतीय आवर्त, बी ऑप्शन है चतुर्थ आवर्त, सी ऑप्शन है प्रथम आवर्त और डी ऑप्शन है द्वितीय आवर्त। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा प्रथम आवर्त वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आवर्त जो होता है फर्स्ट पीरियड उसी में हाइड्रोजन आता है। इस तरीके से हाइड्रोजन फिर लिथियम इस तरीके से ये आते हैं। तो ये प्रथम आवर्त में ही हाइड्रोजन आता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? ए ऑप्शन है क्षार यानी बेस के रूप में, बी ऑप्शन है अम्ल और क्षार दोनों, सी ऑप्शन है अम्ल यानी एसिड के रूप में और डी ऑप्शन कोई नहीं यानी नन। तो उभयधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रियाएं करते हैं, एसिड और बेस दोनों के रूप में। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अम्ल और क्षार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्षार धातुओं का समूह कौन सा है? ए ऑप्शन है लिथियम सोडियम पोटेशियम, बी ऑप्शन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सी ऑप्शन है BeMg कैल्शियम और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन सल्फर पोलोनियम। तो इसको अगर हम देखें ढंग से तो क्षार धातुएं जो होती है वो वर्ग 1 की जो धातुएं होती है, वर्ग 1 जो आता है उसको हम क्षार धातुएं बोलते हैं। और इसमें आते हैं कौन कौन से तत्व? हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं, वर्ग 1 के तत्व, ये क्षार धातु कहलाते हैं। और उसमें जो है अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यानी कि Li, Na और K ये क्षार धातुओं का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का गुण है? नीचे हमें 3 तरह के हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस में पाई जाती है जिसमें कि प्रतिस्थापन होता है। ए ऑप्शन है एल्काइन, बी ऑप्शन है एल्कीन, सी ऑप्शन है पैराफिन और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा पैराफिन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल्केन का ही दूसरा नाम पैराफिन होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती है क्योंकि इनमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है कच्चा चूना, सी ऑप्शन है
विरंजक चूर्ण और डी ऑप्शन है जिप्सम। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा जिप्सम वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है CaSO4.12H2O। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा जिप्सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सदैव उपस्थित रहेगा, यानी वो ऑप्शन का चयन करना है जो सदैव उस अभिक्रिया में रहता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का उत्सर्जन, बी ऑप्शन है केवल ऊष्मा का उत्सर्जन, सी ऑप्शन है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण और डी ऑप्शन है केवल ऊष्मा का अवशोषण। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, दोनों में से एक चीज़ जरूर उस रासायनिक परिवर्तन के दौरान सदैव उपस्थित होगा, या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या ऊष्मा उत्सर्जित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट और डी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण यही करेक्ट होगा, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक जो है बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे पहले के 60 से भी अधिक मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पर प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी हमने मॉडल पेपर के लिंक दे रखे हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी हम उनके लिंक दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कौन सा है। नेफ्थलीन जो होता है ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, ये नेफ्थलीन होता है। इस तरीके से इसका सूत्र होता है नेफ्थलीन का। तो इसमें पूछा गया है कि इसका मुख्य स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है कैंपर, बी ऑप्शन है चारकोल, सी ऑप्शन है कोलतार और डी ऑप्शन है डीजल। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा कोलतार वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो कोलतार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ए ऑप्शन है फ्लोरीन सल्फर, बी ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है लिथियम बेरिलियम और डी ऑप्शन है बोरोन और एल्यूमिनियम। तो हम इसमें देखना है कि दो तत्व हम इसमें दे रखे हैं, जो एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व होंगे उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी। अब हम देखें फ्लोरीन और सल्फर तो ये अलग अलग वर्ग में आते हैं, कार्बन नाइट्रोजन भी अलग अलग वर्ग में आते हैं, लिथियम बेरिलियम भी अलग अलग वर्ग में आते हैं, लेकिन जो बोरोन और एल्यूमिनियम है वो एक ही वर्ग में आते हैं, वर्ग 13 में। ये इस तरीके से बोरोन और उसके नीचे एल्यूमिनियम होता है। तो वर्ग 13 में आने के कारण, एक ही वर्ग में आने के कारण इनके जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान पाई जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बोरोन और एल फॉर एल्यूमिनियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, बी ऑप्शन है मेथेन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गोबर गैस में मुख्यतः पूछा है इसमें मेनली क्या पाया जाता है, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा मेथेन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका सूत्र होगा CH4। ये मेथेन जो है मुख्यतः गोबर गैस में पाया जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमलगम का सबसे आवश्यक अवयव कौन सा है जो अमलगम में पाया ही जाता है। ए ऑप्शन है Hg, बी ऑप्शन है Cr यानी क्रोमियम, सी ऑप्शन है Fe यानी लोहा आयरन और डी ऑप्शन है Pb यानी लेड। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा Hg वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम पारा बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मरकरी। तो ये जो Hg होता है, पारा होता है, मरकरी होता है, यही अमलगम का सबसे आवश्यक अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की। ए ऑप्शन है डेवी व मॉरिसन, बी ऑप्शन है निल्स बोर, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है पिस्टले व शीले। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, पिस्टले और शीले। यानी ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, पिस्टले और शीले को। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, पिस्टले व शीले ने ऑक्सीजन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से नौसादर का सूत्र कौन सा है।
ए ऑप्शन है NH2OH, बी ऑप्शन है NH4 ट्वाइज SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, सी ऑप्शन है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा NH4Cl वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो NH4Cl होता है इस तरीके से इसको बताया जाता है, यही नौसादर का सूत्र होता है और इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो टेफ्लॉन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। टेफ्लॉन बहुलक होता है और टेफ्लॉन में जो मुख्यतः पाया जाता है वो होता है फ्लोरीन, यानी इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और टेफ्लॉन का जो सूत्र होता है वो ये होता है, ये बहुलक होता है और इस तरीके से इसमें बहुत सारी CF2 इकाइयाँ बार बार रिपीट होती है। तो ये टेफ्लॉन का सूत्र होता है, ये एक बहुलक होता है और इसमें फ्लोरीन पाया जाता है, F से बताते हैं फ्लोरीन को। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ब्यूटीरम, बी ऑप्शन है ऑक्जेलम, सी ऑप्शन है एसीटम, डी ऑप्शन है फॉर्मिक्स। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा एसीटम वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिरके को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है और एसिटिक अम्ल में ये सिरका पाया जाता है, इसी के आधार पर इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया। तो सिरके को जो है लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो गंदा पानी होता है उसको कौन सी प्रक्रिया द्वारा वो क्लीन या स्वच्छ करती है? ए ऑप्शन है अधिशोषण, बी ऑप्शन है स्कंदन, सी ऑप्शन है अवशोषण और डी ऑप्शन है अपोहन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा स्कंदन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में कोएगुलेशन बोलते हैं इसको। तो स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा ही जो है फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं? ए ऑप्शन है अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, बी ऑप्शन है सरल से जटिल क्रम, सी ऑप्शन है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, सरल से जटिल क्रम और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ये सभी इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का घटक नहीं है? नहीं है पूछा है प्रश्न में। ए ऑप्शन है नियंत्रित वातावरण, बी ऑप्शन है जटिलता, सी ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षण कौशल और डी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि अथवा पृष्ठपोषण। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जटिलता, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का घटक नहीं है वो है जटिलता, ये सूक्ष्म शिक्षण का घटक नहीं होता है। इसके अलावा बाकी जो तीन ऑप्शन है वो सूक्ष्म शिक्षण के घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। TLM का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है टीचिंग लाइट मटेरियल, बी ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मोमेंट, सी ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मेथड और डी ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग और M फॉर मटेरियल, यही TLM का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ए ऑप्शन है आगमन का, बी ऑप्शन है निगमन का, सी ऑप्शन है मनोरंजन तथा खेल संबंधी और डी ऑप्शन है रटने का। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मनोरंजन तथा खेल संबंधी। अर्थात छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मनोरंजक होना चाहिए और खेल संबंधी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण क्या है? ए ऑप्शन है छात्र अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, बी ऑप्शन है केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं, सी ऑप्शन है केवल छात्र सक्रिय रहते हैं और डी ऑप्शन है कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छात्र और अध्यापक दोनों ही जो है इसमें सक्रिय रहते हैं, इसलिए ये अच्छी विधि
मानी जाती है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा और इसमें आपके कितने राइट हुए 30 प्रश्नों में से, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने जो L2 साइंस फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।